पहला सुझाव है पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री लेजर बनाइए। पहले 10 मेजर राज्यों शहरों से शुरू करिए, महानगरों से और टीयर 2 सिटीज से, जिस लेजर में, जिस ब्लॉकचेन लेजर में हर रिकॉर्ड, हर सेल, हर म्यूटेशन, हर इनहेरिटेंस को एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक में डाला जाएगा, जो एक ब्लॉकचेन लेजर होगा, जो टाइम स्टैम्प्ड होगा, टेम्पर प्रूफ होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा और रियल टाइम प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आप उससे कर सकेंगे, जिसके चलते इंस्टेंट टाइटल वेरिफिकेशन होगा। आज सर हमारा जो रियल एस्टेट का लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो बाजार है उसमें अटर कियोस है। कियोस इसलिए है कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाद धक्के लग रहे हैं, दलालों ने उन अफसरों पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं, फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने क्या क्या चल रहा है, जिसके चलते आज 66% ऑफ इंडिया सिविल डिस्प्यूट्स आर लैंड डिस्प्यूट्स। 45% of properties lack clear title in India. India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency. 48% of our properties are under dispute and the average time taken by civil courts to resolve these disputes is 7 years. And 6.2 crore property documents are pending digitization. वो तहसीलदार के दफ्तर में पड़े या रजिस्ट्रार के दफ्तर में, उनका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन सारी बीमारियों का एक ही दवा है, दैट इज नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री, जिसके चलते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक होगी क्योंकि वे और ब्याज पे पैसा ले पाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी और रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्लॉकचेन वेरीफाइड टाइटल मिलेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ सर दुनिया के कई देशों ने इसे लागू कर दिया है। स्वीडन में यह लागू है, जहां पर एक दिन में आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 2% है। जॉर्जिया में है, जहां 3 दिन में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, डिस्प्यूट रेट 1% है। और यूएई में है, जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 1% से भी नीचे। और वहां हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं और 48% डिस्प्यूट रेट है। सर मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी आर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन एंड आवर ओन नेगोशिएशन पावर टू रेज आवर सैलरीज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मेरा थर्ड सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को रहेगा कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैचिंग ग्रांट, मैचिंग फंडिंग सेंटर दे, यानी कि हर 1 रुपया जो राज्य की सरकार कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एसेट क्रिएशन पे खर्च करती है, उसकी मैचिंग ग्रांट 1 रुपया केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज अ ग्रांट। आज स्टेट कैपेक्स में 2 बॉटलनेक्स है। पहला बॉटलनेक है बोरोइंग कैप, यानी कि कोई भी राज्य अपने स्टेट जीडीपी से 3% से ज्यादा ब्याज पर पैसा नहीं ले सकता, वो कैपेक्स पे नहीं खर्च करता, वो तमाम तरीके के ऑपरेशनल खर्चे करता है। और सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर केंद्र सरकार पैसा देती भी है राज्यों को कैपेक्स के लिए, वो लोन की सूरत में देती है और कंडीशनल लोन की किस एसेट पे कितना खर्च होगा, एक कंडीशनल लोन दिया जाता है। मेरा सुझाव है दैट रिप्लेस दिस लोन विद कंडीशंस गिवन बाय द सेंटर टू ग्रांट विद ट्रस्ट
ग्रांट बेस्ड ऑन ट्रस्ट बाय द सेंटर। सर, सेंटर को आने वाले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित करना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज दीज कैपेक्स ग्रांट्स, ताकि राज्यों में सड़कें बने, इरिगेशन नेटवर्क बने, लोकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेट क्रिएशन, एसेट फॉर्मेशन किया जाए। एज नॉट एज लोन, नॉट ऑन इंटरेस्ट, नॉट विद प्रिंसिपल एंड विद नो कंडीशनैलिटी। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो स्टेट की बैलेंस शीट में दिस ग्रांट विल नॉट सिट एज डेट, स्टेट की बैलेंस शीट सुंदर होगी, बेहतर होगी। दूसरा, खुलकर राज्य कैपेक्स पर खर्च कर पाएंगे। थर्ड, इट विल बी अ हाई ग्रोथ एंड अ हाई जॉब क्रिएटर, ये ग्रोथ मल्टीप्लायर और जॉब क्रिएटर के तौर पे इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर 1 रुपया जो आप कैपेक्स पे खर्च करते हैं उससे भारत का जीडीपी 2 से 3 रुपए बढ़ता है इन अ स्पैन ऑफ 3 to 5 years। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होगा और साथ ही साथ स्टेट्स विल बिकम बिल्डर्स एंड नॉट बोरोअर्स इन द आईज ऑफ द सेंटर। सर, मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा, क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहा है उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। बट दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास। वीडीएस जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, एक एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून नहीं है, एएमएल कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट 4.8 लाख करोड़ ट्रेड इन दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैज मूव्ड ऑफशोर। भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है जो भारतीय कर रहे हैं। सेकेंड थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट 73% ऑफ इंडियाज क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम in financial year 25 has moved to offshore exchanges. What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore, and as a result जो देश, भारत देश के 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, आरडब्ल्यूए यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट में, स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफशोर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि हम कंप्लायंस हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेविली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं। इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, उन्हें उतना टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूं दैट वी करंटली टैक्स these virtual digital assets as if they are legal, but we regulate them as if they are illegal। मेरा सुझाव है कि इसे heavily regulate करिए, रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को, AML गाइडलाइंस यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और मजबूत करिए, लेकिन prohibition is not protection, regulation is protection। Thank you so much sir। थैंक यू, धन्यवाद माननीय राघव चड्ढा जी।